हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने मैटर के बारे में समझा था। मैटर क्या होता है? कुछ भी, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने चैप्टर नंबर 2 में मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैटर को या तो हम प्योर सब्सटेंसेस में क्लासीफाई कर सकते हैं और मिक्सचर में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो जहाँ हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, अब इसी को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी में ही हम देखने वाले हैं ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स कैसे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम और डीप जाने वाले हैं। ठीक है, इनके भी हम अंदर जाके देखने वाले हैं कि ये कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये आइडिया आया कहाँ से, डिविजिबिलिटी का आइडिया आया कहाँ से मैटर की। मैटर तो हमें पता ही था। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसको मैटर कहते हैं। लेकिन फिर कुछ जो हमारे फिलोसफर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि इनको और डिवाइड करके देखा जाए। जैसे नाम आता है यहाँ पर, जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैटर को डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, मैटर को उस टाइम पे हिंदी में क्या बोला जाता है? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ को इन्होंने और स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, और जब उन्होंने इतना डिवाइड कर दिया कि उन्हें लगा कि आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उसी स्टेज पर उन्होंने क्या बोला, जो सबसे छोटा पार्ट था उसको बोला उन्होंने परमाणु। ठीक है, यानी कि वो मैटर को डिवाइड करते गए और जब मैटर को उन्होंने देख लिया कि हाँ इससे छोटा डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, तो उस छोटे पार्ट को उन्होंने क्या बोला? परमाणु। ठीक है, तो यहाँ से ये आइडिया आता है मैटर के डिविजिबिलिटी का। फिर उसके बाद में एक और फिलोसोफर आए, पकुरे कदयायामा। इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया? इन्होंने बोला कि जो वेरियस फॉर्म होती है मैटर की, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं अलग अलग तरीके से, इसलिए वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉम्बिनेशन फॉर्म को क्या बोला जाता है आजकल? मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सबसे पहला आइडिया आया था कि जो परमाणु को ही आगे जाके एटम बोला गया। तो एटम का बेसिक आइडिया यहाँ से हमारे पास आया इंडियन फिलोसोफर्स के थ्रू। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूल्स का आइडिया भी आया कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक, लेकिन उसी टाइम पे जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो भी अपना वर्क कर रहे थे। तो ग्रीक फिलोसोफर्स में डेमोक्रिटस और ल्यूसिपसिस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी मैटर को डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने भी मैटर को डिवाइड किया, तब तक डिवाइड किया जब तक वो और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोला? एटम्स बोला। ठीक है, यहाँ से वर्ड आया एटम। ठीक है, इन्होंने इन पार्टिकल्स को एटम बोला, और एटम का मतलब होता था इनकी लैंग्वेज में इनविजिबल। ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतना छोटा होता गया पार्ट कि उसको देख ही नहीं पाए, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एटम। ठीक है, इस तरह से हमारा वर्ड आया एटम। अब आज के टाइम पे हम क्या जानते हैं कि जो भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर ही कोई भी मैटर बना होता है। और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। ठीक है, एक एटम की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, एक सब्सटेंस के एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, दूसरे एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। उसी की वजह से जो मैटर होता है उसमें भी हमें इतनी सारी डिफरेंट तरह के मैटर देखने को मिलती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये आजकल हम जानते हैं। अब जब बात आ गई है एटम्स की, तो वहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कैसे वो कंबाइन करते हैं आपस में, उनसे रिलेटेड भी कुछ लॉज आए। ठीक है, जहाँ पे 2 लॉज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैसे कंजर्व रहता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मास को ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं आपने जो मास लिया था वो 2 ग्राम लिया था और बाद में जाके वो 1 ग्राम या 3 ग्राम हो गया। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना आपने रिएक्टेंट का मास लिया है उतना ही रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट का मास भी रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स की। ठीक,
तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये हर जगह लागू होगा, ठीक है। कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन में अलग चीज़ें होती हैं, बट वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जो एलिमेंट्स है वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, ठीक है। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमने ले लिया तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, उनका प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे वाटर होता है, वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तो उनका जो प्रोपोर्शन है, जिस रेशियो में वो है, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें, 9 ग्राम वाटर को हम डिकम्पोज करके उससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेने की कोशिश करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और कोई भी प्योर वाटर है तो वहाँ पर हमें यही देखने को मिलेगा, ठीक है। हम कहीं से भी सैंपल ले लें वाटर का, तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोपोर्शन है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स का, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब एटम्स के बारे में जब इतनी स्टडी चल रही थी तो फिर एक साइंटिस्ट आए, डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। एटम्स के बारे में इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्व किया, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी निकाली। इनको जो जो समझ में आया एटम्स के बारे में वो इन्होंने पोस्टुलेट्स यहाँ पर दिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक थ्योरी इनकी आई 1808 में, और वे अलग अलग इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, जिनको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली कि जो भी मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं, और ये एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो एटम्स का ही होता है, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, ठीक है, ये ऐसा इन्होंने बोला। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिनको ना ही केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इनको केमिकल रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एटम अगर आपने लिया है, ऑक्सीजन का एटम लिया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो अगर रिएक्टेंट की साइड में तो प्रोडक्ट की साइड में भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। वो कहीं पर ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ना ही ऐसा है कि एक आपने हाइड्रोजन लिया था तो वो जाके 2 हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जितने आपने एटम्स लिए हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। बस वो उनकी पोजिशन वो कंबाइन अलग अलग फॉर्म में हो जाते हैं, कंबाइन, बाकी एटम्स रहेंगे, ठीक। थर्ड इन्होंने क्या बोला, जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब किसी एलिमेंट, एक एलिमेंट को अगर आप लेंगे, जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन का आप कोई भी एटम ले ले तो उसको आइडेंटिकल होता है, मतलब उसका मास सेम ही रहेगा, ठीक है। आप कहीं से भी ऑक्सीजन ले लें, उसका मास वही रहेगा जो ऑक्सीजन का आपने एक बार निकाल लिया है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है आपने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपकी ऑक्सीजन बनी है और आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे मास में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मास सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, फोर्थ पोस्टुलेट में इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होंगे उनकी मास भी अलग होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी, ठीक है। सेम एटम लेंगे तो सेम मिलेगा हमें मास और प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर हमने अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स ले लिए तो वहाँ पे हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी और डिफरेंट ही उनका मास होगा, ठीक है। फिफ्थ इन्होंने क्या बोला, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। एटम्स जो है वो हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स में ही ये हमेशा कंबाइन होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होंगे, जैसे 1/2, 3/2, इस तरह से फ्रैक्शंस में कभी भी कंबाइन नहीं होंगे, होल नंबर्स में कंबाइन होंगे आपस में जब भी ये प्रोडक्ट कुछ बनाएंगे, ठीक है। और सिक्स इन्होंने क्या बोला, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। कोई भी हम कंपाउंड ले लें तो उसमें जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं और काइंड ऑफ एटम्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के जितने भी एटम्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। हमने एक कंपाउंड लिया है तो उसके एटम्स वही रहेंगे जो उसके हैं, ठीक है, हम कहीं पे भी उस कंपाउंड को बना लें। तो ये थे हमारे कुछ डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है एटम्स के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एटम्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि एटम्स है क्या, क्योंकि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं मैटर के, ठीक है। मैटर तो हमें पता है,
ठीक है। तो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब मैटर की सबसे छोटी यूनिट हम बोल सकते हैं, ये होते हैं हमारे एटम्स। जिस तरह से घर को बनाने के लिए क्या ईंटों की ज़रूरत पड़ती है ना, एक एक ईंट को जोड़ के घर बनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन ईंटों की जगह आप मान लीजिए एटम्स हैं, ठीक है। तो इन एटम्स से मिलकर क्या बनता है, इन एटम्स से मिलकर मैटर बनता है, ठीक है। अब ये होते कितने हैं साइज में, अभी हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो कितना स्मॉल है ये, कितना छोटे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। और इनका साइज नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। आपको पता होगा ना, जो बड़ी सी डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो दो शहरों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो आप क्या किलोमीटर्स में तो उसको मेज़र करेंगे, आपको कुछ छोटे डिस्टेंस मेज़र करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको मीटर में मेज़र करेंगे। उससे छोटे डिस्टेंस है, जैसे आपको नोटबुक पे लाइंस वगैरह मेज़र करनी है, तो आप क्या मीटर में मेज़र करेंगे। लेकिन अगर हमें एटम का जो साइज़ है वो मेज़र करना है तो बहुत ही छोटा होता है, उसको हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। और नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1/10⁹, ठीक है। मतलब इतना छोटा नंबर है कि 10⁹ से आप 1 को डिवाइड करें तो कितने सारे क्या आएगा, 0.0009 टाइम्स 0, ठीक है, फिर 1 आएगा। तो इतना छोटा ये नंबर होता है, इसमें हम मेज़र करते हैं साइज़ को एटम के। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है, यहाँ पे पिक्चर में भी आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है। अब यहाँ पे हमने हीलियम एटम को अगर हम कंपेयर करें टेनिस बॉल से, ठीक है, तो ये किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे टेनिस बॉल है अर्थ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर ये टेनिस बॉल यहाँ पे हीलियम एटम है, ठीक है, तो ये हीलियम एटम इतना छोटा होगा जैसे ये अर्थ को आप टेनिस बॉल मान लें, ठीक है। इस टेनिस बॉल का आप मान लीजिए हीलियम एटम और अर्थ को मान लीजिए टेनिस बॉल, ठीक है। तो इतना छोटा होता है हीलियम का एटम, ठीक है। और बाकी सारे एटम भी इस तरह से छोटे छोटे ही होते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। हाइड्रोजन के एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁸, ठीक है। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻2। वाटरमेलन 10⁻⁻1। ये मीटर में है सारा। तो आप देख सकते हैं वाटरमेलन की 10⁻⁻1 है, वाटरमेलन आप जानते ही हैं। और हाइड्रोजन एटम तक आते आते 10⁻⁻10, यानी कितना छोटा नंबर हो गया है ये। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा होता होगा एटम का साइज़, ठीक है। अब बात आती है सिंबल्स की। अब हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया, हमें पता है अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो हर टाइम हम पूरे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसके लिए डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट किए ताकि हम एलिमेंट्स को शॉर्ट वे में लिख सकें, ठीक है। बार बार पूरा नाम हमें ना लिखना पड़े, तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दे दिए, ठीक है। तो वो सिंबल्स क्या थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सिंबल दिया, ठीक है। कार्बन के लिए ऐसा सिंबल दिया, ऑक्सीजन के लिए ये सिंबल लिखा, ठीक है, सिंपल सर्कल जैसा। फॉस्फोरस के लिए ये, सल्फर के लिए, आयरन के लिए आप देख सकते हैं कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, सबके लिए उन्होंने अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। लेकिन ये आज की डेट में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं है और ना ही इनका कोई ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बस ये उन्होंने उस टाइम पे सोचा होगा कि ऐसा हमें करना चाहिए, तो उन्होंने इस तरह के सिंबल्स दिए थे, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया था ये। अब आज के टाइम पे हम क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो आज के टाइम पे जो सिंबल्स यूज़ किया जाता है उसमें फर्स्ट लेटर नेम का लिया जाता है एलिमेंट का, ठीक है। मतलब एलिमेंट का जो भी नाम है उसके फर्स्ट या सेकंड लेटर लिया जाता है और उसी से ही हम क्या करते हैं, उसी से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो फर्स्ट लेटर है उसको तो हम लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है, अपर केस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और जो सेकंड लेटर है उसको लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का क्या है, AL, तो एल्यूमिनियम पे A हमने कैपिटल लिया और L स्मॉल लिया, ठीक है। इस तरह से आर्गन, A हमने कैपिटल लिया और R स्मॉल लिया, ठीक है। और कुछ को सिर्फ फर्स्ट लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे बोरॉन को फर्स्ट लेटर से डिनोट करते हैं, कार्बन को सिर्फ फर्स्ट लेटर का C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके सिंबल्स होते हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। एक बार में सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये तो रही कुछ इंग्लिश में जो हम नाम बोलते हैं, उसी से ही ये सिंबल्स आए हैं। लेकिन कुछ सिंबल्स ऐसे भी हैं जो इंग्लिश वाले नाम से नहीं आए हैं। जैसे आप सोडियम का देखेंगे, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। तो इसका सिंबल तो वैसे SO होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल Na कहाँ से आया, तो Na आया है लैटिन नेम से, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में जो इसका नेम है नाइट्रियम, वहाँ से ये सिंबल आया है Na, ठीक है। इसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, तो पोटेशियम का सिंबल P ना होकर K होता है, क्योंकि ये लैटिन के लैंग्वेज कैलियम से आया है। तो इस तरह से कुछ लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे, ठीक है, वहाँ से भी कुछ सिंबल्स आए हैं। तो ये आपको स्पेशली अलग से याद करने पड़ेंगे, ठीक।
अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया एटम बहुत छोटा होता है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब एटम है, ठीक है, मैटर का पार्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, लेकिन ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है कि एटम इतना छोटा होता है, उसको मास को कैसे हम मेज़र करें। ठीक है, मास को मेज़र करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हमें आगे पढ़नी है, लेकिन उस मास को हम कैसे मेज़र करें। तो उस मास को मेज़र करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि ईच एलिमेंट जो होता है, हर कोई एलिमेंट होता है उसका अलग से एटॉमिक मास होता है। हमने डाल्टन थ्योरी में पढ़ा था अभी पीछे। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम एक एटम के मास को निकाल सकें क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है एटम का। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मास ऑफ एटम को कंपेयर करना शुरू किया मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम से। ठीक है, एक एटम को हमने स्टैंडर्ड मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में हमने बाकी का मास निकालना शुरू कर दिया। तो हमने इस तरह से इसका मास निकाला। तो सबसे पहले क्या किया, अर्लियर 1/6 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वॉज यूज एज स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना, मान लिया कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 U है। ठीक है, U एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या माना कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है उसका मतलब है 1/16। ठीक है, तो उसके बाद बेस पे हमने निकालना शुरू किया। लेकिन जो अभी हम यूज़ करते हैं वो कार्बन 12 एटम को यूज़ करते हैं। हम क्या मानते हैं कि जो कार्बन 12 एटम है वो स्टैंडर्ड मास है और 1 कार्बन 12 एटम का मास होता है 12U। ठीक है, 1 कार्बन 12 एटम का मास होता है 12U। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास 1U का मतलब क्या होगा, 1/12। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन कितना होता है, 1 दर्जन होता है 12। ठीक है, 12 यूनिट्स। ठीक है, और अगर हमें 1 यूनिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/12 कर देंगे। 1/12 दर्जन ही तो होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो इसी तरह से जो कार्बन है उसका मास कितना है, 12 यूनिट। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट का मास 1 यूनिट निकालना है तो 1/12 कर देंगे हम, और इसी के रेस्पेक्ट में इसी से हमने स्टैंडर्ड मान के इसको बाकी सबका वेट मेज़र कर लिया। ठीक है, तो बाकी सबका वेट क्या क्या मेज़र किया, इस तरह से ये सब एक्सपेरिमेंटली डेटा है। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। कार्बन का तो 12 होता है, ये तो हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन का आता है 35.5 और कैल्शियम का 40। ठीक है, इस तरह से हमने बाकी सारे एलिमेंट्स का भी ये निकाला हुआ है एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ डू एटम्स ओकर, एटम्स कैसे हमें मिलते हैं। ठीक है, तो एटम्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कंबाइन फॉर्म कैसे हो सकती है, वो सेम एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं आपस में, और 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। सेम कैसे कंबाइन हो सकते हैं, जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन के ही दूसरे एटम से कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से ही कंबाइन होता है और क्या बना लेता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और ये O2 बना लेता है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि वाटर किस फॉर्म में मिलता है, वाटर हमें H2O की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एटम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, तो यहाँ पे कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है। तो इस तरह से हमें कंबाइन फॉर्म में जनरली देखने को मिलते हैं एटम्स। ठीक है, ये आप अपने आप भी कंबाइन हो सकते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से भी कंबाइन हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये कुछ ऐसे हैं जो नोबल गैसेस बोला जाता है इनको। ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली, तो इनको फ्री स्टेट में ही हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम दैट कंबाइन केमिकली विद ईच अदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कलेक्शन होते हैं अलग अलग एटम्स का, मतलब अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो तब हम उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, कंबाइन एक ही तरह के एटम्स भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। और ये एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से कुछ अलग तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 2 एटम से आपस में कैसे कंबाइन होंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो कंबाइन रहते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन करें मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था O2 और H2O का।
ठीक है, वहाँ पे सेम O2 में सेम होते हैं, H2 में अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो होती है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली ढूंढ सकते हैं इन्वायरमेंट में, और उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे हम किसी सब्सटेंस का तो उस सब्सटेंस की वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस मॉलिक्यूल में सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक। अब मॉलिक्यूल के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। जैसे हीलियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, हीलियम सिर्फ He की फॉर्म में ही पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो 2 एटम्स मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, वो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको समझ लेते हैं कि एटोमिसिटी क्या होता है। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि कितने जो कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं आपस में, ठीक है, उसी को देखकर हम बताते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे हीलियम है वो मोनो एटॉमिक होता है, मोनो का मतलब होता है 1, हीलियम हमेशा He की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, तो उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे क्योंकि एक ही हीलियम का हमें एटम मिल रहा है, ठीक है। मोनो का मतलब 1 होता है, तो एक ही एटम है, 1 एटम है, तो मोनो एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीजन मिलता है हमें डायटोमिक की फॉर्म में, ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में मिलता है? O2 की फॉर्म में, तो एक बार डायटोमिक, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एक साथ में मिलते हैं ना, तो इसलिए इसको डायटोमिक बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटोमिसिटी कुछ एलिमेंट्स की लिखी हुई है। से आर्गन ये मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है, हीलियम ये भी मोनोएटॉमिक होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना जो हमारे नोबल गैसेस होती हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, नोबल गैसेस ही हैं दोनों, इसलिए फ्री स्टेट में पाई जा रही हैं। ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में मिलता है O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में मिलता है H2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन ये भी डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस ये टेट्राटोमिक फॉर्म में मिलता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, तो 4 एटम्स एक साथ कंबाइन होंगे एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सल्फर जो है वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, तो 8 सल्फर के एटम्स कंबाइन होते हैं तब जाके हमें एक सल्फर का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं और जितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसी को बोला जाता है एटोमिसिटी, ठीक है, ठीक है। एटोमिसिटी आप देख सकते हैं मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, कोई डायटोमिक भी हो सकता है, टेट्राटोमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एटोमिसिटी अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही जुड़े रहते हैं। जैसे वाटर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कंपाउंड्स दिया है, उनके कंबाइनिंग एलिमेंट्स दिए हैं और नंबर ऑफ एटम दिए हैं ईच एलिमेंट के। अमोनिया, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। कितने नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? 1 नाइट्रोजन नजर आ रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है 1 ही क्लोरीन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 3 भी आ गए, ठीक है। तो 3 4 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं। अब बात करते हैं आयंस की, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, वो चार्ज स्पीसीज में अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम आयंस बोलते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। जो आयन होते हैं वो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हाइड्रोजन होता है उसको अगर हम उसका आयन देखें तो H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। H पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, H+ की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जितने भी मेटल नॉन मेटल होते हैं वो सभी पर जब आयन की फॉर्म में होते हैं तो उन पर सभी पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव। जो एनायन होते हैं, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, जिन पे निगेटिव चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है Cl,
माइनस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनायन बोलेंगे, ठीक है। कैटायन किसको बोलेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उससे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कैटायन बोलेंगे। अब जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज भी हो सकता है एटम पे और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, मतलब कई सारे एटम्स हैं वो मिलकर चार्ज कैरी करते हूँ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे एटम्स हैं वो आपस में मिलकर किसी चार्ज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे NO माइनस, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, देखो 2 एटम्स हैं ये आपस में मिलकर एक चार्ज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक तो सिंबल एलिमेंट का और दूसरा उसकी वैलेंसी, ठीक है, उस पर कितना चार्ज है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन कैसे करेगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। एटम जो होते हैं वन एलिमेंट के, वो एटम मिक्स हो सकते हैं अनदर एलिमेंट के साथ में, ठीक है, तभी वो कंपाउंड बनाते हैं। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में मिक्स होगा तो उनका मिक्स होने में जो मेन रोल होता है वो होता है उनकी वैलेंसी का, वो किस तरह से मिक्स होंगे। जैसे हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी हम 1 बोलेंगे। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है O2- होता है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हम क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, क्योंकि 2- इस पर चार्ज है। तो इस तरह से अलग अलग वैलेंसी होती है अलग अलग एलिमेंट्स की। ये वैलेंसी आपको आगे टेबल में दे भी रखी है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, H+ की फॉर्म में इसको लिखते हैं। हीलियम भी कोई वैलेंसी नहीं होती, ठीक है, ये कोई आयन नहीं बनाता। लिथियम भी 1 चार्ज होता है, L+ की फॉर्म में मिलता है। बेरिलियम Be, इस पर 2 चार्ज होता है, Be+2 की फॉर्म में हमें मिलता है। बोरॉन भी +3 चार्ज होता है। इस तरह से अलग अलग जो हमारे आयंस होते हैं अलग अलग चार्ज होता है उन पे, और उन्हीं चार्ज को जितना चार्ज होता है उसी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है वो किस एटम के साथ में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है, कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेबल आपके NCERT में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आयन का नाम दिया है, ठीक, और यहाँ पे उनका सिंबल दिया है। तो क्या क्या आयन हैं आप देख सकते हैं, उनके सिंबल्स भी देख सकते हैं। नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं जो मेटल नहीं है, ठीक है, उनके आयंस को क्या क्या बोलते हैं, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक। इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं, जैसे क्लोरीन से हो जाता है क्लोराइड जब वो आयन की फॉर्म में होता है, ब्रोमीन से हो जाता है ब्रोमाइड, आयोडीन से हो जाता है आयोडाइड। तो इस तरह से नेम भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं जब उनको हम आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस भी दिए हैं। पॉलीएटॉमिक मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स किसी चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है OH-, ये नाइट्रेट आयन होता है NO3-, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे आयंस होते हैं उन पे अलग अलग चार्ज होता है इस तरह से, ठीक है। अब रूल्स क्या होते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए, ठीक है, हमने पढ़ा भी, हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल्स भी अप्लाई करेंगे, हमें कुछ तरीका होता है प्रॉपर, तभी तो हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है जो वैलेंसी होती है आयंस की वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है, वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए, दोनों आयंस की बैलेंस हो जानी चाहिए। और जब बात करते हैं हम कहीं पे मेटल और नॉन मेटल दोनों ही कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो मेटल होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो नॉन मेटल होता है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम बात करें, सोडियम जो है मेटल है, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन जो है वो नॉन मेटल है। तो हम पहले Na लिखेंगे, सोडियम का लिखेंगे हम जो सिंबल है, उसके बाद में हम लिखेंगे क्लोरीन का सिंबल, ठीक है, मेटल को पहले नॉन मेटल को बाद में। जब पॉलीएटॉमिक आयन की बात आती है तो जब उनका फॉर्मूला लिखते हैं ना तो उनको ब्रैकेट में हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद में उन पे जितना चार्ज है वो लिखते हैं, ठीक। तो जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयंस लिखेंगे तो उनको ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। अगर पॉलीएटॉमिक नहीं है, सिंगल आयन है, तो हमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला कैसे हम लिखते हैं, जैसे बाइनरी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे, जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहले हमने
पता ही है कैसे सिंबल लिखते हैं, उनकी वैलेंसीज़ को लिखेंगे और फिर उनको क्रॉस कर देंगे वैलेंसीज़ को। अब आगे आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। देखो हमने क्या किया, पहले हमने सिंबल लिखा, ठीक है, हमें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना था, हमने सिंबल लिखा, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का सिंबल O, इनका चार्ज लिखा, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, और इनका क्रॉस कर दिया, ठीक है। जो -2 चार्ज था ऑक्सीजन का वो चला जाएगा सोडियम के साथ में, और जो +1 चार्ज है ऑक्सीजन का वो चला जाएगा, +1 चार्ज है सोडियम का वो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ में। तो Na के साथ में 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में O आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, ऑक्सीजन का O ही लिखेंगे। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो चुका है। देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, क्लोरीन का -1 होता है। तो ये क्रॉस कर देंगे हम वैलेंसीज को। एल्यूमिनियम के साथ में -1 चला जाएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं है, और माइनस सिंबल को भी नहीं लिखते हैं, बस माइनस शो करता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो Al हमने खाली लिखा, और क्लोरीन के साथ में ये 3 चार्ज जाना है, तो क्लोरीन के साथ में हमने यहाँ पे सफिक्स में 3 लिख दिया। तो इस तरह से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की और मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं किसी भी एटॉमिक मास को जब हम सम कर देते हैं, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके मास को सम कर देंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना हमें आता ही है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ होता है, ठीक। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU लिखा जाता है इसको शॉर्ट में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करते हैं HNO3 का। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम जितने भी इसमें एटम्स हैं उनका मास लिख लेंगे। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 U होता है, नाइट्रोजन का हमें पता है 14 U होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है 16 U होता है। तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 1 इसका एक ही बार हमने एटॉमिक मास लिखा 1, नाइट्रोजन भी एक ही है तो 14 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास लिख के 16, हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 63 U। तो ये किसका मास हुआ? HNO3 का मास हुआ ये, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है फॉर्मूला यूनिट मास की, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास का यूज़ कब किया जाता है? जब हमारे पास में आयंस कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं, ठीक है। जब आयन से कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। इसका तरीका बिल्कुल सेम होता है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसी तरीके से हम निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट मास को। हम फॉर्मूला लिख लेंगे NaCl का, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो NaCl हमने लिखा, Na का हमें पता है 23 होता है, ठीक है, मास, और Cl का होता है 35.5, ठीक है। Na भी 1 टाइम है तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, Cl भी 1 टाइम है 1 से ही मल्टीप्लाई किया, और टोटल हमारे पास आ गया 58.5 U, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ZNO का आप देख लीजिए, तो Zn जो है एक ही एटम है तो 1 हमने लिखा है, फिर एटॉमिक मास Zn का लिखेंगे, फिर 1 ही ऑक्सीजन है तो 1 लिखा, और एटॉमिक मास लिखेंगे ऑक्सीजन का। तो Zn का एटॉमिक मास होता है 65 यूनिट, और ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को ऐड कर लेंगे 81 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है, ठीक। अब बात आती है मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये क्या होता है? तो इससे हम पहले एक इक्वेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी है, 2 कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर बना रहे हैं 2CO2, ठीक है। तो उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो 2 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के वो कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ में, और 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपस में बना रहे हैं। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कह सकते हैं? अब देखो यहाँ पे मास की फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। कार्बन का कितना मास होता है 12 U, ठीक है, और 2 कार्बन है तो कितना हुआ 24 U, ठीक है। तो 24 U कार्बन, और ऑक्सीजन का कितना मास हुआ यहाँ पे 32 U ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 56 U कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इस तरह भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम देख सकते हैं मास की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान होता है, क्योंकि वो उसी फॉर्म में लिखी होती है, ठीक। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के नंबर
सब्सटेंस के नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो नंबर ऑफ सब्सटेंस है उसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से यूनिट आती है हमारी मोल। ठीक, अब मोल होता क्या है? 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल बोलेंगे तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बस 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे मोल। जैसे 1 दर्जन हम बोलते हैं, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12 यूनिट्स। ठीक है, 12 होता है ना 1 दर्जन का मतलब। इसी तरह से 1 मोल का मतलब कितना हुआ, इतने पार्टिकल्स। ठीक, और इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो मास होता है 1 मोल का वो सेम होता है जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, बस उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1 मोल का जितना मास होता है वो एटॉमिक मास के ही बराबर आता है। तो एटॉमिक मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू लिखते हैं उसकी यूनिट, लेकिन जब हम मोल की यूनिट लिखते हैं तो उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 यू होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास अगर हमें लिखना है तो उसका हम 1 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 यू हाइड्रोजन जो होता है उसमें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है। हमें पता है 1 यू हाइड्रोजन में 1 एटम हाइड्रोजन होता है, इसको हम 1 ग्राम हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। और 1 मोल एटम बोलेंगे तो उसमें 1 मोल का मतलब कितना हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको 1 मोल बोलेंगे तो ये इतना आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली 16 यू ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा तो 1 मोल एटम्स आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल में कितना होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। और इसको हम अगर हम एटम्स की फॉर्म में लिखें मतलब नंबर ऑफ एटम्स की फॉर्म में लिखे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जो एवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा मोल का। ठीक है, और मोल को निकालने के कुछ फॉर्मूलाज भी हमारे पास में होते हैं। जैसे नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं हम, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दे तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, कितने मोल्स हैं। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास गिवन होगा, मोलर मास हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। एवोगाड्रो नंबर हमें पता होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसको डिवाइड कर दें हम, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। तो इस तरह से यहीं पे आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।